देखने लग रहा था तो मैंने आंकड़े देखे। आप लोगों को ये आंकड़े इस वीडियो से आप नोट करके और इन्हें याद कर लियो, बता दियो, मोटे मोटे 2-4 आंकड़े बता दियो। 2-4 आंकड़े में सामने वाले के जो डॉक्टर हैं, जो आपके घर में वैक्सीन लगवाना हुआ है या कोई जबरदस्ती करे, जो कर मान ले जिस दिन भी कोई पुलिस वाला या कोई अधिकारी, सरकारी अधिकारी आपको बोलता है ना हम तो आपके फायदे की बात कर रहे, अल्ले टक देसी पकड़ लो उसने, तो मेरे फायदे की बात कर रहा ना, हमारे देश के फायदे की बात कर रहा ना, तो एक बार बता दे, जो केस है ना 2 लाख मलेरिया से, 5 लाख शुगर से, 2 लाख किडनी से, 9 लाख के करीब कैंसर से, 3 लाख लीवर की बीमारी से, 7 लाख ब्रेन हेमरेज से, 9,000 टाइफाइड से, 2 लाख रोड एक्सीडेंट से, 10 लाख कुपोषण से, 1.5 लाख आत्महत्या, 30,000 मर्डर केस, 60,000 प्राकृतिक आपदा से, 16 लाख आदमी फूड पॉइजनिंग से, और 1 लाख लोग डिप्रेशन से, और 25 लाख बच्चा मात्र 3 चीजों से मरता है, कुपोषण से, गलत इलाज होने से और इलाज ना होने से। इसका इलाज क्यों करेगा भाई? मतलब बीमारी होने से पहले तो सरकार को आपकी बहुत चिंता है, और बीमारी होने के बाद उसकी जिम्मेदारी आपकी है। फिर चाहे मकान बिको, चाहे दुकान बिको, चाहे घर बिको, चाहे किडनी बेचनी पड़ो, चाहे आंख बेचनी पड़ो, फिर वह जिम्मेदारी फिर आपकी। न्यू कह रही है ना सरकार। ऐसे दोगली सरकारों से आपको बिना लड़े काम चलेगा क्या? एक दिन देखो ये आपकी गर्दन पर पैर रखे हुए हैं, या कह लो गिट्टी पे गुंठाई ने दर रखा है, थोड़ा थोड़ा ये दबान लग रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? दबाते जाओ दबाते जाओ। आपने बॉइलिंग फ्रॉग एक्सपेरिमेंट सुना है कभी? या बात मेरे पे पूछ लियो कि इंदिरा गांधी को नसबंदी करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा। पहले यो फरोग वाला बता दो, कदे मैं भूल जाऊं, बीच में बोल पड़ी ना कोई इंदिरा गांधी गली रहेगी, ठीक है नहीं? तो बॉइलिंग फ्रॉग एक्सपेरिमेंट किस किस को पता है? बताओ जरा, हाथ खड़ा करो। 6, 5, 7 लोग, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता तो मैं बोल देता हूं, इसलिए बोर ना हो जाओगे बाकी के। एक मेंढक को यदि किसी बर्तन में पानी के किसी बड़े टब में अगर रख दिया जाए और नीचे से बर्तन के नीचे आग लगा दी जाए और उस पानी को गर्म करते रहें, तो वो मेंढक की खासियत क्या है कि पानी में वो पानी की क्या खासियत होती है कि जो जोहड़ का, तालाब का, झील का पानी होता है, ऊपर अगर गर्म हो तो नीचे थोड़ा ठंडा होता है। और अगर कहीं पानी गर्म पानी में अगर चला जाए वो, ये जैसे अपनी जीरी में दिन में गर्म करांगे अगर पानी आप दान में ना, तो सूरज मतलब रोशनी जो है वह उसको गर्म कर देगी जब पानी देवांगे आप खेत में। तो खेत में पानी खड़ा है, उसमें मेंढक भी है, और तो रात में वो मेंढक उस खेत पानी में है, दिन में वो पानी गर्म हो गया धीरे धीरे सूरज की गर्मी से, तो मेंढक उस गर्म पानी से बाहर नहीं भागता। मेंढक क्या करता है, उसके अंदर वो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करके अंदर अपनी आग जला लेगा और अंदर शरीर को गर्म कर लेगा। जैसे सर्दियों में आपको घी खाना पड़ता है, लड्डू खाने पड़ते हैं, क्योंकि उसको हजम करने के लिए अंदर आग जलेगी तो शरीर गर्म रहेगा। कह नहीं करें आप कि यह चीज खाओ तो शरीर गर्म रहेगा। इसी तरह से वो मेंढक क्या करता है, अपने शरीर का तापमान बढ़ा लेगा। मेंढक के शरीर का तापमान बढ़ता रहेगा, ज्यों ज्यों उधर पानी का बढ़ेगा मेंढक अपना बढ़ाता रहेगा, पानी का बढ़ेगा बढ़ाता रहेगा, पानी का बढ़ेगा बढ़ाता रहेगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब मेंढक के लिए पानी का तापमान सहन करना मुश्किल हो जाएगा। अब मेंढक बाहर कूदे बिना जान नहीं बचेगी, ऐसा सोचकर कूदने की कोशिश करेगा और उसको अल्लाह ही नहीं जावे। उसका क्या हाल होगा? जुड़ सापना हो रहा, सारी ऊर्जा तो जब पानी गर्म हुआ था उसमें फूक दी। इब के बड़ा आपके गेल लॉकडाउन लग गया, कुछ नहीं बोले, जीएसटी आ गया, कुछ नहीं बोले, दुकान बंद होगी, कुछ नहीं बोले,
एमसीडी वाले सामान ठा के ले गए, कुछ नहीं बोले। बैनर ठा के ले गए, कुछ नहीं बोले। रजिस्ट्रेशन कराओ, कुछ नहीं बोले। महंगा कर दिया, कुछ नहीं बोले। घर के पीछे खत्म हो गए, कुछ नहीं बोले। घर की किस्त देने का ब्योंत को नहीं रहा, कुछ नहीं बोले। घर पीछा जमा था वो दे दिया, और जमा था वो दे दिया। घराड़ी की गुंठी थी वह भी दे दी, और मोटरसाइकिल बेचनी पड़ी वह भी बेच दी, कार बेचनी पड़ी वह भी बेच दी। इब सब कुछ बिक गया। इब नु कहीं तो करने लाम होएगा पक्का नहीं बड़े नहीं। इब छलांग लाने का ब्योंत नहीं बना कि नहीं बना, नहीं बताओ। ये जिन लोगों के भी इस लेवल पे आ गए कि मकान की कुड़की के लेवल पे जो आदमी आ गया है ना गांव में, वो उस बॉइलिंग फ्रॉग में उन्हें अपनी सारी ऊर्जा उस गर्म पानी के साथ तापमान एडजस्ट करने में ला दी, और ईब बोलन का ब्योंत नहीं रहा। और किसी संगठन ने बाता का बेरा को नहीं, जनता सरकार मोर्चा के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं। तो कम से कम कट्ठे तो स्पीड तो हो जाओ ईब, हैं कि नहीं। ईब सारा देश बॉइलिंग वाटर एक्सपेरिमेंट पा लिया है, और ईब आपा मतलब बिल्कुल एंड में। इसलिए इस समाज से जब आप बात करने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि सारा समाज परेशान हो चुका है पहले से ही। सारा समाज लड़ने के लिए भी तैयार है, यदि आप उसको यह यकीन दिला पाओ कि जो नेतृत्व कर रहा है वो गलत आदमी नहीं है। अब मैं तो पहला है, मैं तो गलत आदमी हूं, इसका मतलब नेतृत्व आपको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? टुकड़ों में करना पड़ेगा। आपको अपनी ताकत को हमेशा अपनी ताकत को बांट के रखना पड़ेगा। अगर इस ताकत को दूर तक लेकर जाना है, जैसे अगर किसी टैंकर में दूध भरना है, पानी भरना है, 1 लाख लीटर पानी भरना है, मैं भी नहीं कहूं ना 1 लाख मानस 1 लाख या दूध भरना है, और उसमें टैंकर में भर दिया, और टैंकर ब्रेक लग दे तो आगे मुंदा मरेगा, और स्पीड देंदे पाछे मुंदा मरेगा, और परली साइड मुंदा मरेगा, और इस साइड मोड़ दे पर मुंदा मरेगा, मरेगा ही मरेगा। क्यों जी? गलत तो नहीं कह रहा? इससे बचने का एक तरीका है, उस टैंकर में 50-50 100 लीटर के या 20-20 लीटर के खाने बना दो, वो सारा दूध उन खाने में पड़ा रहेगा। ईब सारा का सारा दूध उस पूरे टैंकर को इधर उधर, कोई दूध न्यू ना ले रहा, कोई न्यू, तो वो टैंकर बिल्कुल स्टेबल रह करके आराम से कितना ही लंबा सफर तय कर लेगा। मैं 20-20 आदमी 20-20 लीटर के में टैंकर करना कहूं, वह जो 20 आदमी मैं कहूं वह आपकी ताकत पड़ी है, वह ताकत पड़ी है। दूसरे संगठन क्या करते हैं? आपकी ताकत को इकट्ठा करके अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। इस संगठन की खासियत क्या है? हम किसी ने बताते नहीं हम कितने ताकतवर हो लिए। अभी एक बात पता चली मेरे को, कैथल में आज तक एक भी गाड़ी की रिकवरी नहीं हुई, वो नहीं हुई, पोजेशन नहीं होया, जबरदस्ती लेके नहीं गए, नहीं लेके गए ना रिकवरी वाले, बैंक वाले गाड़ी नहीं उठा सकते। अब बैंक वालों ने एक नया हथकंडा अपनाया। बैंक का एक आदमी अपने साथी को बोला कि मैंने कुछ सामान लेके जाना है, बुकिंग कर ली गाड़ी की बुकिंग करके सामान ले जाने लग गया। बुकिंग पहुंच गई रोहतक ले जाके सीधी यार्ड में बाढ़ दी, बलाड़ा सामान लेके जाना। बुकिंग भी यार्ड की है करी, समझ के बात? अब यार्ड की बुकिंग करी, गाड़ी ऑर्डर ले गए, यार्ड में खड़ी करके बोला बात जाइब तेरे की। थाने में गए, रोहतक थाने में गए, रोहतक थाने वाले बोले मारा केस को नहीं, कैथल तक कर रखी। कैथल वाले बोले गाड़ी ऑर्डर खड़ी, मारा केस को नहीं, क्योंकि बैंक वालों ने दोनों जगह पुलिस वालों को पैसा खिला दिया। अब गाड़ी वाले अब यार्ड से जबरदस्ती कैसे लाएंगे? वहां चोरी का केस लगेगा अगर उड़े चले गए जबरदस्ती करने।
पुलिस वाले बैंक वालों के साथ हैं और बैंक वालों ने धोखा कर लिया। और लोग कसूरवार देवेंद्र ने कहेंगे उसकी गाड़ी कटवा के छटवा के दिखाई देना। बता भाई मैं कह रहा मरू भाई, धोखा करके लेके गए ना। इस धोखे का इलाज तो संगठन है कि अगर कल को सारे जने थाने में जाकर खड़े हो जाएं, कि अगर थानेदार को सिर्फ अपने वकील साहब लीड कर ले, जाके उस थानेदार तक बस इतनी सी तो बात कहनी है, कह रहे गधे, गधा कहना पड़ेगा, क्योंकि जो थानेदार ये कह रहा है कि मेरे थाने का केस नहीं है, या तो वो गधा है या वो हराम की औलाद है। क्योंकि इस देश के अंदर कानून है कि केस चाहे तमिलनाडु का हो, अगर कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के अथड़ में आ गया है तो उस थानेदार को वो रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ेगी। गलत कह रहे होंगे वकील साहब? इसका मतलब जो थानेदार ये कह रहा है कि मैं तेरा केस नहीं लूंगा, वो हराम की औलाद है। नहीं है तो बताओ है? जब पूरे देश के अंदर कहीं भी रिपोर्ट नहीं चाहिए उसको, जब उसका फर्ज है, उसने पैसे ले रखे, तनख्वाह लेता हुआ हमारे पैसे से, तो ऐसा आदमी जब देश की जनता के साथ धोखा करता है तो अंदर से आग लगती है कि क्या करेंगे, इस थानेदार के दड़ाक मारांगे तो आतंकवादी बना देंगे हैं? और इन्होंने जब प्यार से बोला तो हरामजादे न्यू कह देंगे हम तो नौकरी करते हैं, हम तो नौकर हैं। अगर थारा एसपी तुमने गोफाड़ न कह देगा तो खा लोगे कि तुम है? गलत काम कैसे कर दोगे तुम उसके कहने से? भाई आदेश का पालन नहीं है, तुम्हारी रिश्वतखोरी है, तुम्हारी करप्शन है ये। और इस लेवल पे इस देश के अंदर करप्शन है कि देश के हर आदमी को उठना पड़ेगा। तुम नहीं उठोगे तो तुम्हारी औलादों का सत्यानाश करेंगे ये लोग, करेंगे 100%। ये तुम्हारे को उबाल उबाल के चेक करने लग रहे हैं, देखा कितने कब तक नहीं बोलेंगे, देखे कब तक नहीं बोलेंगे। एक दिन तो बोलना पड़ेगा ना, और कितनी गुलामी सहन करोगे? एक दिन तो बोलना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। 60 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा, अगर 60 किलोमीटर दूर है तो अपने अधिकारों के लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। अब वो जो उस गांव के आदमी से जब आप बात करोगे, मैं जो बात कह रहा हूं ना, ये सारा का सारा खेल मैं इसको आखिर में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे ले जाके जोड़ देता हूं। उसके पीछे जोड़ने का कारण यह है कि वो अंग्रेज जो इस देश को पहले सेना के बल पर और पुलिस के बल पर और गुंडों के बल पर करना चाहते थे और गुलाम बनाना चाहते थे, वही लोग अब दोबारा से आ रहे हैं पूंजीपति और नेताओं के शक्ल में। यानी जो भी पॉलिटिकल आदमी है, जो भी आज के टाइम पे राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है, और अगर वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खिलाफ नहीं बोल सकता, अगर वो इस पेंडेमिक के खिलाफ नहीं बोल सकता, अगर वो खेती के कानूनों के खिलाफ नहीं बोल सकता, अगर वो आपका पानी खराब कर रही है कंपनियां नीचे रिवर्स बोर करके उसके खिलाफ नहीं बोल सकता, अगर वो कैंसर के अस्पतालों के खिलाफ नहीं बोल सकता, अगर वो वैक्सीन के इफेक्ट के ऊपर नहीं बोल सकता, अगर वो आपको पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पे नहीं बोल सकता, अगर वो गाड़ियों को 10 साल और 15 साल वाली गाड़ियों को बैन करने के नाम पर नहीं बोल सकता, जो पोल्यूशन के नाम पर गंदगी फैलाते हैं, जो कहते हैं कि एक पेड़ लगाने वाला तो पर्यावरणविद हो गया, उसको तो देते हैं फंडिंग एक पेड़ लगाने वाले को, तो और वहां 3-3 लाख पेड़ एक साथ में काट देते हैं, उनके ऊपर कोई नेता नहीं बोलता, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलती। असली चोर जो आपके बच्चों की मौत पे कुछ नहीं बोलते, जो आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर आपके साथ जबरदस्ती करते हैं। बोला मेरे बच्चे के वैक्सीन लगाने के लिए स्कूल का मास्टर जबरदस्ती कर रहा है, आंगनबाड़ी वर्कर जबरदस्ती कर रही है। हद हो गई यार। 4000 रुपए लेने वाली, वो भी विदेशों से फंडिंग लेने वाली आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर को विदेशों से फंडिंग मिलती है। पता है क्या आपको? ये बीजेपी वाले इसी तरह से हमारे को बोलते हैं ना विदेशों से फंडिंग। मेरे को तो आज तक 1 रुपया विदेश से कोई पैसा नहीं आया, मेरे तो समाज के लोग मेरे तो काम चलाते हैं। लेकिन मैं गारंटी से ये कहता हूं, साबित करे कोई सीएमओ, कोई हेल्थ मिनिस्टर या सरकार का एक आदमी बता दे कि आंगनबाड़ी वर्कर को मिलने वाला पैसा अगर विदेश से ना आता हो तो बताओ, तो विदेशी आदमी आपको पैसा क्यों देगा? ताकि देश को बर्बाद करना इसलिए देगा। आपको वो टेक्नोलॉजी क्यों देगा? क्योंकि आपके हाथ की कला को बर्बाद करना इसलिए देगा। वो आपके गांव में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों देगा? के गांव के जोटे और बड़द और आपके खागड़ खत्म करने इसलिए देगा। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी होगी ना आंगनबाड़ी वर्कर की, वो कह रही है कि उस गांव में ज्यादा लड़के हो गए और मेरे ऊपर मुकदमा हो गया।
उसकी गलती है, उसका नाम है कि ज्यादा लड़के होने से, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेल ज्यादा ना हो। अगर आप टिक्का धरवाते हो ना तो सब काटड़ी बाछड़ी हो डांगरा के, झोटे नहीं रवेंगे तो फिर आगे बीज कटते ले आओगे। यही काम वो अनसा के साथ करना चाह रहे हैं वह, क्योंकि आदमी तो बालक जाम नहीं सकता, औरत जाम सके, लेकिन औरत ने भी बालक पैदा करने के लिए आदमी की जरूरत पड़े, तो आदमी ज्यादा होने ही चाहिए समाज के अंदर। ये तो नियम है, क्योंकि औरत तो एक औरत जो है वो तो 5 बच्चे पैदा कर देगी, लेकिन अगर पूरे परिवार में 5 आदमी और 1 औरत हो तो एक ही बच्चा पैदा होगा 1 साल में। 5 औरत होंगी तो ज्यादा, तो लड़कियां ज्यादा होनी चाहिए हमारे समाज के अंदर, बच्चे लड़के कम होने चाहिए वैसे ही हमारे समाज के अंदर। वह उनका एक बोला लड़के इसे पे कह रहे हैं ना, लड़कियां तो ज्यादा होने का पर्पज ही ये है, कुदरत जब करती है कि अगर आपको वहां जिंदा रखने हैं लोग। अब वो कहते हैं कि जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या को विस्फोट बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। वो जो इंदिरा गांधी वाला पॉइंट अब यहां आएगा, इस पे पाएगा आपको। वो जनसंख्या और जनसंख्या विस्फोट और पर्यावरण के नाम पर आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। जब वो आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो अब आपको देखना है कि ये क्यों हो रहा है। कर लो साइलेंट रहे। जो दुनिया के देश हैं जो 1947 से पहले, जिनके बारे में आपने सुना होगा, जो कि आपको झूठ बकाया गया, मैं आपने ये बता दूं, ये बिल्कुल झूठ बकाया गया था। जितने भी किले हैं आपको क्या बताया किन्होंने बनाए हैं? अंग्रेजों ने बनाए या मुसलमान राजाओं ने बनाए? असल में तो वो इस देश में रहने वाली आबादी ने बनाए थे। राजा कैसे बना लेगा भाई? अभी राजा बना के दिखा दो ना कोई किला, किला कौन बनाएगा? वास्तुकला का, भवन निर्माण कला का, केमिस्ट्री के जानने वाले जानकार लोग बनाएंगे ना ऐसा भवन जो 1000 साल तक ना टिके। वो इंपोर्ट होंगे या वो यहीं से लिए जा सकते हैं? हमारे यहीं के लोगों को मालूम था ना, इसका मतलब वो भवन हमने ही बनाए हैं, वो उन्होंने नहीं बनाए थे। और अब वो ये कह रहे हैं, पहले कहा करते थे कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था, ऐसा बोला ना आप लोगों को उन्होंने। इसका मतलब आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, या कह लो 400 साल पहले, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, ऐसा पढ़ाया गया हमको। अगर 1600 ईस्वी में आई तो वो व्यापार करने की नीयत से आई, ये गलत है। भारत में पहले ही व्यापार बहुत होता था। अगर किसी भाई को ना पता हो, हमारी जो किताब है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, हमको आर्थिक मदद देने के लिए आपको वो खरीदनी भी पड़ेगी, बाहर रखी पाओगी आपने आधी छुट्टी में या सामने ले लियो। वो रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, उस किताब के अंदर हमने ये मेंशन किया हुआ है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस दुनिया में इस धरती पे आती है, भारत की धरती पर, उस वक्त भी भारत पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की जीडीपी पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है और सारी दुनिया के एक्सपोर्ट का 48% हम अकेले भारत से जाता है। कपड़ा केवल भारत से, मसाले केवल भारत से, दाल केवल भारत से, दवा मेडिसिनल जो प्लांट हैं, जड़ी बूटियां जितनी भी बनाने उनके लिए यहां से पौधे केवल भारत से। भारत से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चाइना को पता था कि वो हरामखोर लोग हैं, इसीलिए जैसे ही चीन आजाद हुआ, चीन ने अपने आप को एक बंद डब्बे में रख लिया कि हमें दुनिया की जरूरत नहीं है। वो दुनिया से कट गया, इसीलिए कभी अंग्रेज चाइना के एंटर नहीं कर पाए। इसीलिए चाइना जब से लेकर आज तक, यानी आज 2025 का साल लगा हुआ है, अगर आज से ठीक 2025 साल पहले जाएं और जाकर के पता करें
तो साल 1 जिसको अंग्रेज कह रहे हैं, उस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, उस वक्त भारत नंबर 1 अर्थव्यवस्था है, पहले नंबर पर है। इसका मतलब चाइना और भारत अकेले एक साथ गुलाम होते हैं और लगभग एक साथ आजाद होते हैं। चाइना हमसे पहले हो गया है, तो जिस टाइम पे आजाद होता है, चाइना गेम को समझ करके उसने क्या किया, उसने अपने आप को बंद कर लिया कि अब अंग्रेजों को दोबारा एंट्री नहीं देंगे। और भारत के अंदर चाइना से जो गेम खेला अंग्रेजों ने, भारत में वो सबक लेकर के उन्होंने यहां पर हमारे ही कुछ उनके दलालों को सत्ता सौंप दी कि तुम हमारे हिसाब से राज करोगे, जो हम कहेंगे तुमको वैसे कानून बनाने हैं, जो हम कहें वैसे तुमको देश की जनता को लूटना है, लूट लूट के तुमको कानून बनाने हैं, तो तुम्हारी सारी संपदा हमारे पास आ जाएगी। आज के टाइम पर अपनी हालत यह हो चुकी है कि कुछ दिन पहले आपने यदि एक अखबार की कटिंग पढ़ी हो जिसमें देश की सरकार के जिम्मेदार आदमी ये कह रहे हैं कि हमारे पास अनाज की किल्लत होने वाली है और हमें आयात करना पड़ेगा। देखी किसी ने वो खबर अखबार में? हाथ खड़ा करना जरा जिसने देखी हो। देखी है, इसका मतलब मेरे अकेले ने नहीं देखी। तो आपने वो खबर देखी है कि आयात करना पड़ेगा। और पीछे जब अनाज पैदा हुआ था तब यह खबर थी कि देश में बम्पर पैदावार हो गई है, पैदावार ज्यादा हो गई है, इसलिए किसान को कीमत नहीं मिल सकती। कितनी पैदावार हो गई? जितनी इस देश को खिलाने के लिए 5 से 7 साल तक काफी है, इतनी पैदावार 2024 में अपना किसान पहले से ही कर चुका है। यानी 5 साल का राशन वो पैदा कर चुका है। और देश की सरकार इसी साल कह रही है, अगली गेहूं की फसल आने से पहले, कि भाई फसल पैदावार जो अभी अनाज की किल्लत है, अनाज की किल्लत कहां है पता है? एफसीआई के गोदामों में। जो 3 साल पहले चिल्ला चिल्ला कर मैं कहा करता था कि 40 लाख टन बचा हुआ है, 40 लाख टन बचा हुआ है, वो 40 लाख टन आपको 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो खुआ के उन्होंने खत्म कर दिया। अब अनाज केवल और केवल ये साइलोज पे पड़ा है और इन साइलोज के आसपास इन्होंने रोड बना दिए हैं। जब गांव भूखा मरेगा, गांव को डिलीवरी देने के लिए बड़े बड़े ट्रकों के लिए ही ये रोड बनाए गए हैं। आपने तो ये रोड मांगे नहीं थे, आपकी साइकिल को तो ये चढ़ने भी नहीं देते, आपकी मोटरसाइकिल और आपकी बुग्गी तो इन पर चढ़ भी नहीं सकती। जिस किसान की जमीन है उसी की मोटरसाइकिल उस पर चढ़ नहीं सकती। ऐसी तंत्र व्यवस्था अंग्रेजों की नहीं होगी तो किसकी होगी? भाई आपकी होगी तो आपके लिए बनेगी ना वो, लेकिन आपके लिए तो वो है ही नहीं। लेकिन डिबेट में नहीं आएगा सरकार का आदमी। तो असली खेल क्या है? उस नोटबंदी के पीछे, अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के पीछे, आपको लोन देने के पीछे, आपके घरों की कुड़की करने के पीछे, गांवों का शहरीकरण करने के पीछे, आपको वैक्सीनेशन देने के पीछे, गाड़ी पे नंबर प्लेट लगने के पीछे, पुरानी गाड़ियां बैन होने के पीछे, सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण घरों में आने के पीछे, कंक्रीट के जंगल घरों में बनाने के पीछे, खेतों के पेड़ काटने के पीछे, और आपके बच्चों को बचपन से लेकर के बल्कि गर्भ से लेकर के दवाइयों पे दवाई, वैक्सीन पे वैक्सीन देने के पीछे जो खेल है, वही खेल है जो चाइना समझ करके इंग्लैंड को बैन कर दिया, अमेरिका को बैन कर दिया और पूरी दुनिया के इन पूंजीपतियों को बैन कर दिया। क्योंकि इस पूरी धरती पर एशिया का दक्षिणी भाग, जिसको अखंड भारत का नाम ये आरएसएस वाले और राष्ट्रीय समलैंगिक संघ वाले बोलते हैं, ये लोग, ये जो भारत का हिस्सा है, जो भारत बोलते थे पहले, जिसको इंडियन कॉन्टिनेंट बोलता था अंग्रेज, वो हिस्सा, और चाइना भी उसी में आता है, एशिया के दक्षिणी भाग में ही आता है। एकमात्र ये हिस्सा ऐसा है पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं दोस्तों। इसलिए ध्यान देना कि मेरा भारत महान क्यों है, इसीलिए ये बताना हमारे देश में 140 करोड़ की पॉपुलेशन भी ज्यादा क्यों नहीं लगती, इसीलिए हमारे यहां ज्यादा पॉपुलेशन भी ज्यादा क्यों नहीं है, और यही पॉपुलेशन अगर अमेरिका में हो जाए तो वो ज्यादा क्यों है।
अमेरिका का साइज भारत के साइज से कई गुना बड़ा है, लेकिन वहां अगर यही पॉपुलेशन हो जाएगी तो पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। भारत में क्रैश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यही एकमात्र एरिया है जहां सारी की सारी ऋतुएं हैं, सारे के सारे मौसम हैं, सारे की सारी जलवायु है। समंदर भी, रेगिस्तान भी, पहाड़ भी और जंगल भी, और समतल इलाका भी, रेतीला इलाका, मतलब जैसा इलाका पूरी दुनिया में संभव है वो सारी चीज भारत में है, अकेले में। इसीलिए धरती पर होने वाली प्रत्येक जड़ी बूटी हमारे जंगल में उग सकती है। कुछ जड़ी बूटियां मणिपुर में उगेंगी तो कुछ शिमला वाले में उग जाएंगी, कुछ हमारे गांव के जंगल में उग जाएंगी, कुछ गोवा के आसपास उगेंगी, कुछ केरला में उगेंगी, कुछ राजस्थान में उगेंगी। जिस जगह पर जिस व्यक्ति को जैसी बीमारी होने लगेगी वहां पर उसके इलाज के लिए जिस भी तरह की वनस्पति की आवश्यकता है वैसी उग जाएगी। ऐसी जलवायु भारत की है। एकमात्र भारत ऐसा देश है जहां सूरज का आना जाना, उसका उगना और उसका छिपना हमारे शरीर की क्लॉक से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसीलिए ना तो कभी यहां खाने की दिक्कत हो सकती, ना जानवरों के लिए ना इंसानों के लिए। इसीलिए सारे जानवर हो सकते हैं भारत के अंदर और सब इंसान जी सकते हैं। ना कभी पहनने की दिक्कत हो सकती। व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता है भारत के अंदर पहले से ही वो सब व्यवस्थाएं दी हुई हैं। इसीलिए यूरोपियन लोगों को, जिनके ऊपर बैठा है इजराइल को भारत चाहिए, भारत की जमीन चाहिए, वो किसी भी कीमत पर चाहिए। आपके गांव में जो जोहड़ की खुदाई हो रही है, निर्मल सरोवर योजना, वो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत हो रही है। तो जैसे आपके सड़क के ऊपर जो भारतमाला का प्रोजेक्ट है ये इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, जो आपका मेट्रो का प्रोजेक्ट है ये इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, जो आपके डंगरों को टिक्का धरवाने वाला जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ये इजराइल की टेक्निक है, जो आपके सब्जी के, फलों के जो रिसर्च के केंद्र हैं वो सारे इजराइल के केंद्र हैं। HAU हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीजों के ऊपर जितनी रिसर्च होती है, डंगरों के ऊपर जितनी रिसर्च NDRI में होती है, वो सारी रिसर्च इजराइल की है। आपके मोबाइल की सारी टेक्नोलॉजी इजराइल की है, आपकी वैक्सीन की सारी वैक्सीन की टेक्नोलॉजी इजराइल की है, आपके खेत में चलने वाले ड्रोन की टेक्नोलॉजी इजराइल की है, बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी इजराइल की है। घूम के जाओगे तो वही यहूदियों का ही नाम आएगा लास्ट में आकर के। तो यदि ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी इजराइल की है और इजराइल को ही पूरी धरती पर कब्जा करना है, पोप कह रहा है पूरी दुनिया की आत्माएं हमारे अंडर आती हैं, हम भारत ईश्वर के जो हैं हम डायरेक्ट वो हैं, कनेक्शन मतलब ठेकेदार, बेसिकली बीच के बिचौलिए हैं, हमारे तक सीधी बात करा कर भगवान, इसलिए सबको हमारी बात माननी पड़ेगी। ये इजराइल कह रहा है। और इजराइलियों के इस खेल को तोड़ने का काम सबसे ज्यादा अगर किया है तो वो मुसलमानों ने किया है, क्योंकि इजराइलियों का जो हथियार है, इजराइलियों का हथियार है नशा। पहले था शराब, अब सूखा नशा भी देने लग गए, सिनेमा और ब्याज। और जब मुसलमानों ने इस खेल को समझा तो उन्होंने तीनों चीजें अपनी कुरान में हराम कर ली। देखो, धरती पर इंसान तो इजराइल के होने से पहले और मुसलमान के और हिंदू के और भारत के होने से पहले है। इंसान तो सबसे पहले होगा ना, जात बरादरी और नाम तो बाद में दिए गए होंगे। मैं फलाने का, मैं ढिमकाने का, मेरा नाम देवेंद्र, मेरा यो, तो नाम तो बाद में हुआ पैदा होने के बाद। लेकिन इस धरती पर जीव जंतु और वनस्पति और इंसान तो बहुत पहले से है। तो जब यहां इतने अरसे से इंसान है, इतने अरसे से सभ्यता रह रही है, तो अब इजराइल कैसे कहेगा कि मैं तुमको जीवन जीने की कला सिखाऊंगा?
मैं तुमको बताऊंगा तुमको कौन सी वैक्सीन लगानी है, मैं तुमको बताऊंगा खेत में तुमको सिंचाई कैसे करनी है। जिस टाइम पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तब तो हमारे पास 20 फुट पे पानी है, तब तो हम सवेरे जावा दोपहर तक नलका ला के खेत में ट्यूबवेल लगा के आ जावा, जितनी जरूरत हो निकाल लेंगे। और अब टेक्नोलॉजी आ गई, अब 1000 फुट पे पानी चला गया, 1-1000 पे नहीं चला गया, 400 फुट 500 फुट तो नॉर्मल हो रहा, 300 फुट तो 1200 फुट हो रहा पानी। तो इसका है कितने में? 500 पे मोटर। अब जो नेता, जो संगठन, जो व्यक्ति इजराइल के खिलाफ नहीं बोलता, जो इनकी इस पूरी की पूरी पूंजीवाद व्यवस्था को नहीं जानता, वो आपका नेतृत्व कैसे कर लेगा बताइयो? कर लेगा? जिसने बेराए को नहीं समस्या करता रही, जिसने बेराए नहीं खेती के 3 कानून कटता बने थे, तो प्रधान जी कटता लड़ लेगा वो। जो बताने वाला कौन है? एक बात बताओ, अगर आपकी संसद के अंदर, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर, मुख्यमंत्री कार्यालय में इजराइल के तैयार किए हुए ट्रेंड एजेंट बैठे हों, तो वो आपके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट के सांसद या फिर मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए को कुछ काम करने देंगे क्या? बताओ दो। तो राजनीति बदलकर, या आप कह लो पार्टी बदलकर या व्यक्ति बदलकर आप पेंडा छुटा लोगे? बताओ ना, बच जाओगे क्या? पार्टी बदलने से या व्यक्ति बदलने से पीछा छूट जाएगा क्या? नहीं छूटेगा। पूरा सिस्टम बदलने से छूटेगा। सिस्टम कैसे? आज के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी चलती है नेता से, नेता के चेहरे से और पार्टी की टिकट से, ऐसे चलती है ना, और पैसे से। मतलब पार्टी, पैसा, पर्सन, पीपीपी और टिकट, इसी से चलती है। अब अपन ये कह दें अगर कि यह व्यवस्था केवल तब बदल सकती है अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति आएगा आपसे टिकट मांगने, तो वो पार्टी के हिसाब से काम करेगा कि जनता के हिसाब से करेगा? अगर कोई उद्योगपति ने पैसे दिए हैं उसकी टिकट के, तो वो उद्योगपति के हिसाब से काम करेगा कि पार्टी के हिसाब से करेगा? उद्योगपति के हिसाब से। यानी जिसको कुर्सी पर जो बिठाएगा उसी के हिसाब से वो काम करेगा। अगर कुर्सी पर किसी को जनता बिठाएगी, क्या तो भी उधर ही उनके लिए काम कर सकता है? कर सकता है भाई, बिल्कुल कर सकता है। अगर जनता बिठाएगी तो भी वो उन्हीं के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि रावण की व्यवस्था में अगर राम भी राज करेगा तो रावण के हिसाब से ही करना पड़ेगा। आपका एमएलए आपका कितना ही जानकार हो, आप उसके पास चले जाओ अपना काम करवाने के लिए, वो उनको होगा मैं थानेदार तन्यू थोड़ी कह सकूं, चलना तो सिस्टम के हिसाब से पड़ेगा। ऐसे बोलता है ना, सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। अरे मालिक तो तू है, इस हल्के के 2.5 लाख लोगों ने तेरे को चुन रखा, तेरी आवाज का मतलब 2.5 लाख लोग हैं भाई। मेरे हाथ में कुछ को नहीं। एक हल्के के 2.5 लाख लोग जिसके हाथ हों, उसके हाथ में भी कुछ ना हो, तो इसे गदा था तो बड़ी हमारे 10,000 मानस इकट्ठे हो जाओ, हम करवा लेंगे अपने आप काम है भाई। फिर उनका पल्ला क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि आपका नेता कितना ही तगड़ा हो। अब नरेंद्र मोदी को पता था, देखो यह कमाल की बात, यह बड़ा अच्छा आर्गुमेंट मेरे दिमाग में आया, पहले भी आया था, दोबारा फिर आया। चाहे तो नरेंद्र मोदी ने पता था इस वैक्सीन तक क्या होएगा, और चाहे फिर उसने नहीं पता था। जब उसने नहीं पता था तो ईसा गधा कुर्सी पे क्यों बिठाया, और जब उसने पता था तो जाने के मारे लोग नहीं। यही काम डीसी के साथ, यही काम एसडीएम के साथ, यही काम स्कूल के मास्टर के साथ, यही आपके जज के साथ। भाई चाहे तो जज ने पता था और चाहे नहीं पता था। नहीं पता था तो फिर के पढ़ा लिखा हो गया भाई, जब मारे वर्गे अनपढ़ आदमी ने भी पता था।
अब वैक्सीन तो न्यू करेगी, वैक्सीन तो न्यू करेगी, करें थी। और दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए सारे किसान जो 10वीं तो ऊपर पढ़े को नहीं रहे, ज्यादातर किसान, उन्हें पता था कि मास्क लाने दम घुटा है, किसी ने नहीं लाया। उन्हें पता था वैक्सीन क्या करेगी, किसी ने नहीं लगवाई। तो जिसने लगवाई या जिसने कया लगवाओ, या तो वो आदमखोर है या गधा है, बेवकूफ है भाई, या तो पता नहीं है या पता। और एक आदमी कह रहा है मेरे को पता था कि यह गलत है, वो कह रहा मैंने तो मेरे गिल तो धक्का हो गया। धक्का क्या था होया? अगर न्यू बोले पिलसन को नहीं मिलेगी, ओहो तनख्वाह को नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं लगाने देंगे। इसका मतलब कल को सरकार में बैठा आदमी आपको कह देगा कि आपको मूत्र पीना पड़ेगा तब तनख्वाह मिलेगी, पी लोगे फिर तो? भाई शरीर में जहर गिरवा लिया जिसने, मूत्र पीने में क्या दिक्कत है उसको? गोबर खाने में क्या दिक्कत है फिर उसने? हैं भाई, पैसे तनख्वाह जब मिलेगी जब यू करोगे, पानी जब मिलेगा जब यू करोगे, आधार कार्ड जब खुलेगा जब यू करोगे, पेपर जब देगा जब अब आईडी बनेगी, नहीं कह रहे हैं ना? स्कूल में एडमिशन जब होगा जब ये होगा, जब आपकी एक एक्टिविटी के ऊपर कंडीशन रख दी ना। और इतने ही खतरनाक वो मां बाप है जो उनसे न्यू कहा पहले मैं यू कर फिर दूंगी, पहले हम यो कर ले फिर करांगे। स्कूल में इतने नंबर आ जाएंगे तो इतने पीछे मिलेंगे, इतने नंबर आएंगे तो ये मिलेगा। वह मां बाप भी नहीं करें, इसलिए बचपन से चल रही है ट्रेनिंग। या और सरकार फिर आपको कह रही है कि ये नहीं करेगा तो ये नहीं मिलेगा, तेरा खाता बंद हो जाएगा। भाई फिर तो वो ये भी कह देंगे कि अपने घर की लड़की को एक रात के लिए नहीं भेजेगा तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। एक दिन तो आ जाएगा भाई, देख मैं कन्फर्म है या बताने लग रहा हूं। पहले तो शुरू में तो और चीजा पावेगा, हल्का हल्का जितना बर्दाश्त कर सको, फिर थोड़ा और बर्दाश्त कर सको, फिर थोड़ा और। एक दिन उस दिन जितने घर की छोरी बुला ली ना, उस दिन फिर मेरा जी खोल जाएगा कि मैं ये कर दूं, मार दूं मैं। फिर आप चलोगे मारन, फिर आप मार भी दोगे, फिर समाज आपको कहेगा मारने की क्या जरूरत थी, जीण तो कौन देंदे और क्या करा। समाज तो साथ आ नहीं रहा, फिर कहां जावा। अब जिसकी गाड़ी को धोखे से वो लेके गया है उसके ऊपर FIR करवाने का काम इन वकीला के जिम्मे छोपांगे आप भाई। जो आदमी जबरदस्ती कर रहा है, गाड़ी का पता है कहां खड़ी है, आदमी का पता है किसने धोखा करा है, और सारा ने बस इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। क्योंकि उनने न्यू करना है कि एक बार कैथलाड़ा की गाड़ी करवा ला तो न्यू कह जाएंगे कैथलाड़ा ने छुड़वा ली थी क्या अपनी। नाक का सवाल नहीं बनाना इसको, मैं बता रहा हूं। एक गाड़ी नहीं आवेगी ना आओ सुसरी, गाड़ी के लिए जान पे नहीं खेलना, सिद्धांत के लिए लड़ना है। लंबे लड़ांगे, एक गाड़ी नहीं देवेंगे। जिस दिन जनता हमारे पास होगी, जितनी गाड़ी खड़ी होंगी सबके मालिकाना चाबी पकड़वाएंगे ना, जितनी खड़ी होंगी। एक ऐलान करांगे यार, 30 नवंबर ने जींद में इकट्ठे हो जाओ 1 लाख लोग, लेकिन 1 लाख लोग एक जगह तो नहीं चाहिए, एक गांव में तो 2 गाड़ी चाहिए बस, ज्यादा नहीं। 7000 गांव हैं, मुझे हर गांव से आदमी चाहिए वहां। 1 लाख लोग ला दो, उस दिन वहां से दिल्ली चलेंगे डीजल की गाड़ी लेके ना, कि देखा तुम रोकोगे के, ठीक है। उसी दिन ऐलान हो जाएगा कि जिस यार्ड में गाड़ी खड़ी है अपनी अपनी ले आओ, और जिस यार्ड वाला ना देंदा हो मारते बता दो, यार बैठे हैं जींद में ओडी बैठांगे, इतना सबकी गाड़ी नहीं मिल जाए। भाई मानस से नहीं मार दो लड़ने वाले, फिर हम टाल मारेंगे भाई अपना, ठीक है मौकन लाग रहे भौंक क्या जाऊंगे भाई, बात तो समझाने लाग रहे हैं। लेकिन एक दिन ये आपकी गर्दन को इतना दबाने ही दबाएंगे कि आपका जीना मुश्किल हो जाए। हर गांव के आसपास एक कबूतर खाना बनने लग रहा है, पूरे गांव को वहां शिफ्ट करना है। क्योंकि गांव में
देखो कितनी कमाल की बात है ना। अभी मैंने जो ये बताई दिमाग वाली बात, कॉमन सेंस वाली बात, ये कॉमन सेंस वाली बात उसके समझ में आओगी जिसकी पाइनियल ग्लैंड काम कर रही है, और पाइनियल ग्लैंड उसकी काम करेगी जिसके घर एल्यूमिनियम नहीं है, जिसके घर सफेद चीनी सफेद नमक नहीं होगा और एक सफेद मैदा ना होगा। अरे भाई उनके घर काम करेगी जिनके घर वाईफाई 24 घंटे काम ना करता हो, जो मोबाइल पे ज्यादा ना लगते हो, जो ग्लाइफोसेट ना खाते हो, पेस्टिसाइड यूरिया का खाना ना खाते हो, या जो उनसे सफेद रोशनी में ना रहते हो। किसे भाई ने अपना बल्ब बदला कल? कोई लोकल यहां वाला बंदा बदल दिया, फर्क पड़ा? आप एक काम करना, मेरे कहने से अपने घर में जिस कमरे में आप सोते हो उस कमरे में एक बल्ब लगाओ 0 वाट का, पीले वाला, पीला सिर्फ, और एक बल्ब लगाओ 40 वाट का। एलईडी नहीं लगानी, बल्ब वो गर्म हो गया होया करे जो सा जिसमें तार होया करे 10 रुपया वाला 20 रुपया वाला, वो लगाना है। 40 वाट से ऊपर का बल्ब आपके घर में नहीं होना चाहिए। 40 वाट का बल्ब लगाओ, उसके बाद एक हफ्ता उस रोशनी में रह के देखो। मतलब जब तक कोई रोशनी का काम ना करना हो तब तक 40 वाट वाले ने बंद कर दो। जब तक रोशनी का काम ना करना हो, करना है करा, बंद कर दिया। अदरवाइज 0 वाट वाले से ही काम चलाओ शाम वगैरह को, और फिर आपके घर में आने वाली पॉजिटिव ऊर्जा को फील करके देखो। सिर्फ महसूस करना है, मैं तो कह नहीं रहा हूं, जो जहां से सुन रहे एक बार देख लो। एक हफ्ता ट्राई करके देखो ना, एक दिन में तो पता नहीं चले, एक दिन में तो अरे सारा कुछ यार तो कति अंधेरा हो गया, दूसरे दिन देखोगे यार ठीक लग गए, तीसरे दिन देखोगे बढ़िया, 7वें दिन देखोगे यार खाम खाई ला रखी थी इतनी रोशनी। हमारी आंखों को रोशनी की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है हमको सूरज देके शाम को चला जाता है। जब सूरज छिपता है तो अब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बच्चों अब अपनी आंखें बंद कर लो, अब मुझे जो आंख बंद करके जो काम करवाना है तुम्हारे शरीर और तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे जो भी ग्रंथियां एक्टिव करनी है, अब मैं उसको एक्टिव करूंगा। तो कुदरत आपको यह कह रही है कि सूरज छिपने के बाद जो भी व्यक्ति आपको चलने के लिए कह रहा है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है, आपको बिजली के अंदर रहना पड़ता है, आपको इंटरनेट पे रहना पड़ता है, आपको रोशनी में रहना पड़ता है, वो व्यक्ति आपको उतना ही बड़ा दुश्मन है वो आपका। और वो या तो उसे पता नहीं है तो ऐसे गधे को रिजेक्ट कर दो, या वो जानबूझकर आपको बर्बाद कर रहा है फिर भी रिजेक्ट कर दो। सही जानकारी देने वाले को आप उसको समझो, रिसर्च करो। बहुत से लोगों ने एआई अपने फोन में डाउनलोड कर रखा है। जिन्होंने एआई डाउनलोड कर रखा है फिलहाल के लिए, क्योंकि ये जो चैट जीपीटी टाइप का ये ग्रोक जिसके पास भी है ना, ये आपकी अगली पीढ़ी को बिल्कुल बिना दिमाग का बनाने के लिए है असल में। अभी ये सारी जानकारी, जितनी भी जानकारी दे रहे हैं, ये सारी जानकारी सही दे रहे हैं। ये जानकारी के फिर एक दिन इंटरनेट का साइबर अटैक आएगा, और साइबर अटैक के बाद जब दोबारा इंटरनेट आएगा उस पर कुछ भी सही जानकारी नहीं मिलेगी। ये ध्यान देना बस, समझ रहे हो ना? क्योंकि जब आप अपने मोबाइल में लॉगिन करते हो तो अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डालते हो। जब आप उसमें डेट ऑफ बर्थ डालते हो तो एआई को पता है कि ये 40 साल का है। अरे एआई को यह भी पता है कि इसका आधार कार्ड नंबर क्या है। अरे एआई को यह भी पता है इस आधार कार्ड के वैक्सीन भी कनेक्टेड है। और उसने यह भी पता कौन सा बैच कनेक्टेड है, और उस बैच में कोई केमिकल था। तो उसने न्यू भी पता है एआई ने कि यू लीवर खराब होकर मरेगा, का अटैक तो मरेगा, ब्रेन हेमरेज तो मरेगा, इसका लीवर खराब होएगा, इसकी किडनी खराब होगी, इसके घुटने खराब होंगे, इसके कंधे खराब होंगे, इसके एलर्जी होगी, इसकी आंखों की रोशनी जाएगी, इसके कान खराब होंगे, इसके बाल उड़ेंगे, इसकी स्किन खराब होगी, यू नपुंसक होगा, बांझ होगा, इसके पीरियड खराब होंगे, के होंगे, उन्हें पता है। समझ गए? उसने न्यू भी पता कई साल में जालेगा यू। तो आपकी एआई न्यू पता कर लेगी, अच्छा यू मोबाइल वाला आदमी इतनी उम्र का है या वैक्सीन लगा रखी है, इतने दिन का रह रहा है, इतने दिन तक सही जानकारी देऊंगी। यू फोन जब इसकी औलाद पर चला जाओगा तो सही जानकारी जानी बंद हो जाएगी। अब अगली औलादों के पास सारी जानकारियां वो होंगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगा, क्योंकि किताबें गायब हो गई हैं।
अब ये जो किताब आपको पढ़ाई जा रही है स्कूल कॉलेज में, ये भी सारी की सारी गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, सारी की सारी। अब बाद में दे दिया यार सवाल तो बाद में दियो ना, मेरा सारा फ्लो तोड़ दोगे। यूं सवाल का जवाब दूंगा मैं, लिख के रखो सवाल सारे के सारे। मेरा कितना मौसम बन रहा था मेरा यार, पता नहीं क्या न्यू करा करा कोई इतना तो हो गया तुमने ट्रेनिंग करते ना। भूल का पाठ है। हाँ एआई की अंग्रेजी तो मेरा बना है। तो इसको मालूम, ये जो जानकारी आपको अभी दी जा रही है, जितनी किताबें आपको पढ़ाई जा रही हैं आपके बच्चों को, ये भी सारी गलत पढ़ाई जा रही हैं। मानव शरीर के बारे में जितनी जानकारी बायोलॉजी में पढ़ाई जा रही है सारी गलत है। फिजिक्स के विषय में सब गलत है, केमिस्ट्री के विषय में सब गलत है, मैथ के विषय में सब गलत है, जितना पढ़ाया जा रहा है सब गलत है। अब आपको जब सब गलत पढ़ाया जा रहा है तो आप सही जानकारी वाले हो ही नहीं, तो सही जानकारी क्या है वो तो बताने के लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी। वो तो समझने वाले लोगों के लिए ही तो चिल्ला चिल्ला के घूम रहे हैं कि कोई समझने वाला आदमी या समझा हुआ आदमी आ जाओ, बैठो, बताएं। राजविंदर की सेवा किस किसने ली आज? हाथ खड़ा करो। इनमें से कौन कौन है जिसको फायदा हुआ? किसको हुआ? हाथ खड़ा करो ना। हुआ ना फायदा? भाई देखो, आज एक ही दिन में फायदा हो गया। वो तो राजविंदर को पता था, आपको फायदा कर दिया। अगर ये बात आपको ही पता चल जाए तो ना कोई दवाई लेकर आ, ना कोई मशीन लेकर आ, 25% शरीर काम करा अगले का। सिर्फ समझ ही तो थी। क्यों जी? सिर्फ समझ थी और आपको फायदा हो गया। जितनों ने सेवा ली सबको फायदा हो गया। तो भाई आप सारे क्यों नहीं ले लो इस समझने? मैं तो न्यू दिमाग खराब हो रहा, क्या तो नहीं लेंदे? सबका तो दौड़ी लाइट लाग रही घर में, कर तले हो गए, पीली लाइट बदलो पहला। ठीक है ना? क्योंकि अगर जब तक बुद्धि काम करना चालू नहीं करेगी तब तक बातें समझ में आना शुरू नहीं होंगी। तो अपनी जरूरत के सारे सामान इस धरती पर, भारत की धरती पर मौजूद है। सारा ज्ञान मौजूद है। जितना एक बच्चा पढ़ाई करता है, कितने बेवकूफ पेरेंट्स हैं, मैं मतलब क्या ही कहूं, बड़ा तरस आता है, गुस्सा भी नहीं आता ऐसे माँ बाप के ऊपर जो अपने बच्चों को कहते हैं पढ़ ले, जो पढ़ने को बोलते हैं, जबकि सबको पता है कि पढ़ने के बाद 99.999% बच्चों ने फेल ही होना है, चाहे नौकरी का मसला हो चाहे कुछ और पढ़ ले करके 25 साल खराब कर देते हैं अपने बच्चे का, और फिर 25वें साल के बाद फिर बोलते हैं इब कुछ कर ले। हर तरह 25 साल तो कुछ करना सिखाया ही नहीं, इब क्यों कुछ करेगा? फिर उन्होंने कहा मेरे पे नहीं कुछ बनता, मैं तो कोचिंग लेऊंगा। फिर वो इसी कोचिंग लेने लिखड़ा, चाहे तो वो थाने में पावा पकड़ा, चाहे वो छोरी लेके भाग जाए, चाहे वो सारे पीछे खराब करके फिर 5-4 साल में नशा करने लग जाए और फिर एक दिन मरिया पावे। क्यों? क्योंकि समाज से तोड़ दिया, बच्चा अकेला पड़ा है। देखो ना, आपका बच्चा समाज से जुड़ने का कौन सा टाइम है उसके पास? एक सिंगल मिनट उसके पास समाज से जुड़ने की नहीं है। किसी पड़ोसी के पास बैठता नहीं, किसी गरीब का दर्द वो देखता नहीं, किसी अमीर की जीवन शैली देखता नहीं। अमीर की बड़ी गाड़ी तो दिख जाए आपने, और वो कमर पर पट्टी बांध रहा हो तो दिखती है को नहीं, उसके घर में कितने केस चल रहे हो तो दिखते नहीं, और डिप्रेशन की गोली लेकर सोवा हो तो दिखता है नहीं, मरते कितना बड़ा कर्जा है वो तो दिखता है नहीं। 10-10 हजार करोड़ रुपए के मालिक अपने बच्चों को लेके आते हैं ना जब मेरे पास, और वो ये कहते हैं मैं इस 10,000 करोड़ रुपए का क्या करूं डॉक्टर साहब, जब घर में प्रेम शांति नहीं है। 4 महीने हो गए मेरे को मेरी पत्नी से मेरे बेटे को बात किए हुए, और इकलौता बेटा है।
अपनी मां ते अगर बालक बात ना करता हो तो बाप ने सोचा मैं 10,000 करोड़ रुपए ना कड़ा लेके जाऊं। जिसका बालक इंजेक्शन लगाने लग जाए, चाहे कितने हजार करोड़ रुपए हो, किसी काम के नहीं है मेरे दोस्तों। और जो समाज से टूट के अकेला पड़ा है तो किसी चीज की कोई कीमत नहीं है। और अगर समाज में रहोगे तो समाज की कुरीतियों पर तो बोलना पड़ेगा। हां भाई, गोली भी चलेगी, लठ भी लगेंगे, परीक्षाएं भी होंगी, टेस्टिंग तो होगी। एक गांव में बात चल रही थी, बोला भाई नया केजरीवाल बनने लग रहा, जब लिखड़ा ना गांव में तो मीटिंग करके बाहर गया ना, तो गांव में बात चल रही थी। न्यू बोला यू भी 20, 30, 50 करोड़ रुपए तो लेवेगा इन मनसा ने बेचने के। मेरे बारे में बात चल रही थी, मैंने बताऊं, बोले लेवेगा 20, 30, 50 करोड़। तो अपनी टीम का साथी भी दौड़े बैठा था, यार भी बैठा है के या आज नहीं आया। तो वो एक ने बोला ना 20, 30 नहीं भाई, कम से कम 200 करोड़ का तो हो रहा है। मेरे तो पूछ के करे, बोले 200 करोड़ का तो हो रहा था। ना मां बेश इतने का करे, मां भाई इस धरती पे वो धने नहीं बना जो अपना मोल ला ले। हम तो फ्री में बिकने वाले मानस। हाँ फ्री में मतलब अपन तो कोई खरीद ले, भाव से खरीद लेगा, अपन कोई जरूरत को नहीं, फालतू चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। और तो जितने साथियों ने साथ काम किया उनको सबको पता है। हाँ भाई, जिसने बेराई नहीं, जिन्हें साथ थे लगा, जो पिछले 10 साल तक उन्हें पता है मैं कैसा हूं। जो पिछले 1-2 साल तक आया उन्हें को नहीं पता मेरा, कदम नहीं सोचते हो। जो मोर्चा बनने के बाद आया है ना, उसने तो मेरा असली पता है को नहीं। कुछ लोगों ने पता लगा, वरना जो मोर्चा बनने से पहले का पता है कि यो सौदा के था। अरे यूं कह तू पागल है गे, मेरे तेने तू पागल है गे, तू के चीज है तेने पता भी है, मैंने पता है मैं के चीज हूं, मेरा यूं करना मजबूरी है। वह कहते बोला एक भाई क्या था पीछे बैठा था, बोला जी सिक्योरिटी रखनी चाहिए आपकी तो ना। मगर अच्छा क्या तो भाई, आपकी जान और मेरी जान में क्या फर्क है भाई। भाई जब नेताजी मर लिए उनके बाद भी जब आपने लगन लग गया कि एक और आदमी तो और आवेंगे। भाई अगर आप लोगों को यह दिखने लग गया है ना कि भाई देवेंद्र इस लेवल पे पहुंच गया कि उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो फिर यह कन्फर्म मान लो मेरी बलि लिए पीछे ही उठोगे तुम। उस तो पहले हम नहीं उठते हो, क्योंकि भगत सिंह के मरे पीछे ही उठे थे लोग। देख लिया अपन है, इसका मतलब बलि देनी पड़ेगी। क्यों ना, नहीं तो जिंदे जी उठ लेंदे ना भाई। मैंने 15 दिन में अपना काम तैयार कर दिया, तब नहीं कर सकते। क्या चीज रोक रही है भाई, बताओ ना। हर घर के अंदर तुम किसके नुकसान की बात करते हो। जनता सरकार मोर्चा में आज तक किस तबके को छोड़ने की बात हुई है। हमने तो कोई कहता, एक दिन कहता बोला तना अपनी मूर्ति पर उसकी अंबेडकर की फोटो कौन ला रखी। मैं बोला एक काम कर, तो अपने गांव में प्रोग्राम कर और पाछे बैनर ला और कल्ले अंबेडकर की ला लिया। हमने किसी और की जरूरत को नहीं, हमने कौन जरूरत। ये वह लोग ला रखे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने छोड़ के, लाल बहादुर शास्त्री भी इसीलिए लगा रखा क्योंकि उसने भी सत्ता नहीं भोगी थी। ये सारे वो लोग थे जो इस देश को जगाते हुए मरे थे, जगांदे जगांदे मरे थे। और अंबेडकर मंत्री बना था, उसने सत्ता सुख भोग रखा भाई, इसलिए कौन लांदे हम तो। लेकिन हमने थाम ला लोगे तो उसका आपत्ति को नहीं। हम तो गांधी का फोटो इसलिए नहीं लगांदे, मरा तो वो भी देश ने बचांदा बचांदा था, पर गांधी ने लाकर यूं कह देंगे कि बोला यू तो गांधी आले हैं। भाई गांधी आले भी हम, सुभाष आले भी हम, तो गांधी का भी ला लेंगे, वरना कोई गांधी से भी दिक्कत नहीं। भाई हमने तो सावरकर तो दिक्कत है, गोडसे तो दिक्कत है। अगर कोई ऐसी विचारधारा का व्यक्ति है जो किसी के मारने को ठीक कह दे, यार मरने को तो ठीक कह दो, कोई बात नहीं यार, मैं दूसरों के लिए अपनी जान दे रहा हूं। आप किसी भी चीज के लिए किसी की जान कैसे ले सकते हो, और उसमें समाज का नाम कैसे ले सकते हो फिर। तो मोर्चे में हमने किसी तबके को छोड़ने की बात तो नहीं कही।
मैंने अपने गांव में मीटिंग करी, सबसे पहली मीटिंग में मेरे गांव से सवाल एक ही था। मैं कहा मैं चलने लगा हूं, इस यात्रा में आपको जोड़ने लगा हूं, मुझे बता दो कौन सा परिवार छोड़ना है गांव का, कौन सा घर छोड़ना है, कौन सी बिरादरी छोड़नी है। अगर गांव वाले ये कहते हैं ना कि वह बिरादरी छोड़नी है या वो परिवार छोड़ना है, तो मैं अभी इस गांव पे काम नहीं करूंगा। मुझे एक भी परिवार नहीं छोड़ना, एक भी बच्चा नहीं छोड़ना। हमें वो व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करना है कि एक भी आदमी के साथ अन्याय ना हो। राम जेठमलानी को कोई वकील रख सकता है, वो रख सकता है जिसके पास एक हियरिंग का 25 लाख रुपया होगा, क्योंकि अगले की फीस एक हियरिंग की 25 लाख रुपया है। अपन वो व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि हर गांव में 5 राम जेठमलानी के बराबर खड़े होने वाले नवयुवकों कि आजा साले तने देखांगे तो फीस लेके नहीं आंदा, तेरे बल ज्यादा हमने बेरा। लेकिन सारा रोड़ा समझ गए तो है, ओके 4 हाथ पैर ले रहा है, किस पे क्या है, सिर्फ समझ। वह समझ ही ट्रांसफर करनी हमारा टारगेट है आपको। तो अंग्रेजों का टारगेट भारत है, भारत की धरती है, और भारत जो है गांव में बसता है। तो जब तक गांव नहीं उजड़ेगा तब तक अंग्रेजों का सपना पूरा नहीं होगा। गांव तब उजड़ेगा जब गांव के आदमी का प्यार गांव से हट जाएगा और गांव के लोग शहर में जाके बस जाए। क्यों बसे? के कहेंगे गांव में कुछ नहीं धरा, नहीं कहेंगे ना, गांव में कुछ नहीं है। और वो हरामखोर जो ये कहते हैं गांव में कुछ नहीं धरा, उन हरामखोरों को गांव की सब्जी चाहिए, गांव की लस्सी चाहिए, गांव का दूध चाहिए, गांव की शुद्ध हवा चाहिए, गांव का अनाज चाहिए, गांव के चौल चाहिए, गांव का सब कुछ चाहिए, बस गांव नहीं चाहिए अंदा है। गांव की लड़की भी गांव की चाहिए उन्हें, अगवा संस्कारी पावेगी, शहर वाली तो बिगड़ेगी। मतलब हरामखोर नहीं है भाई मेरे जैसे में लोग जो गांव का खाकर फिर शहर में जाकर बस जाए। हम भी जब तक पढ़े जब तक तो गांव में रहे, और जब कमाने की बारी आई शहर में चले गए। हम हरामखोर हैं सारे। मैं भी रहूं चंडीगढ़ में, सारी कमाई चंडीगढ़ को दे रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा पाप उतारने की कोशिश कर रहा हूं कि गांव में मतलब परिवार रहे, मैं तो गांव में रहूं। बुरा तो नहीं मान के भाई, शहर में रहने वाले तो नहीं चल पड़े मका कदे गुस्सा मान गया ना, कोई बात हो तो मैं भी शामिल हो यार, ज्यादा कहने लग रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जो बात कह रहा था कॉमन सेंस की, जो गांव के लोगों को समझ में नहीं आती, जिस बात के लिए मैं कह रहा था ना कि जिस दिन आपको यह पता लग गया कि व्यवस्था कहां से चल रही है और यह पता लग गया व्यवस्था कहां से चलानी है, बहुत आसान है बदलाव करना, बहुत आसान। एक गांव में 5 सच्चे मानस को नहीं पावे के रहे, बताओ जरा, पाएंगे? मैं घूमे हूं सैकड़ों की संख्या में। अगर गांव में बदमाश गंदे और वाहियात और लुच्चे गुंडे टोने हो ना, तो 5-4 पावे, वरना सारा गांव अच्छे लोगों का है, सारा गांव। हमारी व्यवस्था यह नहीं है कि हम एक आदमी के पीछे लग जाएं। यदि आप लोगों ने इस ट्रेनिंग को सचमुच सक्सेसफुल बनाना है तो न्यू नहीं सोचना कि डॉक्टर साहब का सेशन होगा तो सारे बैठांगे और किसी और का होगा तो बाहर जाकर बैठ जाएंगे ना। यहां 2 काम है आपके यहां आने के पीछे। जब तक इस स्टेज से कोई भी बोल रहा है उसको सुनो, अगर उसकी जबान से कुछ गलत निकल जाए नोट कर लो, उसकी बात खत्म होने के बाद अपनी बात रखो लॉजिक के साथ कि आपने ये वाला डाटा गलत दे दिया, इसको बाकी लोग ठीक कर लो। जो भी प्रबंधन कर रहे हैं उनको बता दो भाई यह चीज ठीक करनी है, मना है। लेकिन सुनो, उस सुनने के क्या फायदे होंगे आपको? क्या फायदा होगा सुनने का? यह फायदा होगा
यदि आपको बोलने वाला पसंद आ रहा है तो अंदर से जिज्ञासा आएगी, मैं भी में बोलिया करूंगा, ठीक है। और जब सामने खड़ा होया, आपका पसंद नहीं आ रहा बोलना, अगर यार क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, तो अंदर से आएगी कि न्यू तो मैं बोल लू नहीं, जिब मैं काम में जाऊंगा तो नुकसान तो कुछ भी नहीं होया, या तो हम जीत रहे हैं या हम सीख रहे हैं। क्यों जी? इसलिए बैठना है, ये तो मैं तो कहूं बैठना, ये चाल पड़े देख, इसलिए क्या है, बैठना है कि हमको बात पहले एक बार सारी सुन ले, हम सारे मुद्दे हम जानते होंगे तो हमको अपने गांव में जाके बताना है। तो इंदिरा गांधी जो नसबंदी करना चाहती थी और जो आज के एलोपैथी वाले नसबंदी करना चाहते हैं, उसका कारण यह है कि अगली पीढ़ी इजरायली, जो ये नए बच्चे पैदा हो रहे हैं ना जो आईवीएफ से, ये भी इजराइल की टेक्नोलॉजी है। तो जब भी आपको प्रधानमंत्री इजराइल का फेवर करता हुआ नजर आए तो समझ लो वर्ल्ड वॉर की तरफ वो जान लग रहा है देश। और एक बात अपनी सोशल मीडिया पे लिखना चालू कर दो, हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको युद्ध नहीं चाहिए, बस ये चढ़ा भी कोई भी कमेंट हो, हमको युद्ध नहीं चाहिए, क्योंकि इनके जाटा चढ़ जाएगा पब्लिक अगर ये कहेगी हमको युद्ध नहीं। ये लोग आपको युद्ध में धकेलेंगे, आपकी पूरी बिगड़ी व्यवस्था को युद्ध के हवाले करेंगे और नई व्यवस्था लाने के लिए युद्ध और दंगों का सहारा लेंगे। ये पहले से बोल रहा हूं मैं आपको। वो दंगे एचयू जैसे किसी प्रदर्शन के बहाने भी हो सकते हैं, वो चल रहे किसी यूनियन के किसी आंदोलन के बहाने भी हो सकते हैं, वो किसी जात पात के नाम पर हो सकते हैं, वो किसी संप्रदाय के नाम पर हो सकते हैं। किसी भी तरह से मीडिया तैयार बैठा है पहले से ही आग में घी गिरने के लिए। तो उनको आपकी अगली पीढ़ी पे कंट्रोल करना है, क्योंकि आपकी पीढ़ी यदि आपकी ओरिजिनल संतान होगी, देखो कुत्ते बिल्ली की संतान होगी तो हम कहते नहीं, कुत्ते बिल्ली इसलिए कह रहे हैं कि जो आईवीएफ की टेक्निक है और जो डांगरा का टिक्का दरवान की टेक्निक है और जो खेत में बीज डालते हैं। अब आपको क्या पता कि जो खीरा है, अब कपास है, बीटी कॉटन का किस किस को पता है? बीटी कॉटन जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसमें एक कीड़े का जीन है, उस कीड़े का ही नाम बीटी है, बैसिलस थ्रोम्बोसिस, ठीक है, वो बीटी कीड़े का नाम है। तो कीड़े के जीन उस कपास में डाल दिए, अब उसका तेल जो भी आदमी खाएगा बीटी कॉटन का, यानी उस सरसों का, उस जो बिनोले का, जो उसका कॉटन सीड ऑयल जो भी खावेगा बिनोले का तेल, इसका मतलब वो उस कीड़े को भी पीन लग रहा है ना साथ में, इसका मतलब वो मांसाहार खा रहा है। समझ गए ना? अब ये जो लाल सुंदर टमाटर है जो बाजार में मिलता है, इसमें मछली का जीन है, यानी आप मच्छी खाने लग रहे हो ना चाहते हुए भी, चाहे आप पंडित जी हो, बड़ा पुण्य का काम करो, बड़ा भक्ति का काम करो, बोलो हम तो शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी भी यही काम करने लग रहे हैं। इसी तरीके से वो सुंदर खीरा हो गया, बाजार में जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम है उसमें किसी ना किसी जीव का जीन है, यानी कि खेत में पड़ने वाले बीज जो कि हाइब्रिड बीज हैं उनमें जेनेटिकली मॉडिफाई उनको वो करेंगे, या तो कर दिया है या करेंगे। जो आपके डंगरों का बीज है, भैंस का, गाय का, उसमें भी किसी दूसरे जानवर के जीन डाले जाते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे खच्चर है, आपको क्या बताया गया शुरू में कि आधा तो घोड़ा है, वो आधा गधा है, क्योंकि घोड़ा तेज भाग सकता है, वजन नहीं खींच सकता, और गधा वजन खींच सके, तेज नहीं भाग सकता। तो दोनों का संकर कर दिया, संकर बीज बना दिया तो खच्चर बन गया। अब खच्चर जो है तेज भी भाग ले और सामान भी डोले, तो वो कहते बहुत बढ़िया चीज है यार। अरे बढ़िया चीज होती तो जिसने घोड़ा और गधा बनाया वो खच्चर भी बना देता। जिस परमात्मा ने वह दो बना दिए उसका तीसरा नहीं बनाया जाता उस पर। जिसने करोड़ों जीव बना दिए एक और जोड़ देता, उसमें उसके क्या फर्क पड़े था? है क्यों जी? अगर आदमी बोला मैं रोज 500 किलोमीटर चल लूं, अब मेरे जैसा आदमी क्या कहता है, डेली 500 किलोमीटर चलूं, मैं डेली 300 किलोमीटर चलूं। अरे गधे, जब कोई बतावे मना है, अगर कोई मुझे बताए, गधा ही दिमाग हो गया ना इस आदमी का, जिसने पता है कि
कि भाई अगर परमात्मा ने तुझे दौड़ने के लिए बनाया होता तो तेरे को चीता बना देता, तेरे को घोड़ा बना देता कि एक दिन में 500 किलोमीटर में टकर 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 2 घंटा में मतलब पहुंच गया भाई है। आदमी बनाया, 2 टांग दे, जितना चालन खातर बनाया उतना चाल, पहिए तेरा ला के दे दंदा हो, जब तेरा इतना सामान ला दिया उसको पहिए और ला दंदा हो जा रहा है खुद है। उड़न खातर बोला जहाज में जाना बड़ा तरक्की का पैमाना है। अरे जब पक्षियों का, इतने पक्षियों का पंख ला दियो ना, तेरे लाने में क्या तकलीफ थी भाई, तेरा भी ला दंदा हो। अगर तुझे उड़ने के लिए बनाया होता तो तुझे पंख लगा के भेजता। वो कुदरत के साथ छेड़छाड़ जो करते हैं हम लोग, ये समझना बड़ा जरूरी है। ये कुछ समझने वाले लोग जब आगे आएंगे, आप में से दूसरे लेवल की ट्रेनिंग होगी, फिर तीसरे लेवल की आवेगी, तो वो ज्ञान जो है वो बढ़ता जाएगा, तो हमको चीजें समझ में आती चली जाएंगी। जब चीजें समझ में आएंगी तो हमको समाधान समझ में आएंगे, समस्या समझ में आने के बाद, है कि नहीं। दूसरी बात मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये है कि भाई उनको आपका डीएनए खराब करना है। डीएनए खराब करने का क्या नुकसान है और क्या फायदा है ये बता देता हूं। आप जिस जाति से बिलोंग करते हो, आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हो, मान लो आप कमार हो, सारे नहीं मतलब जुन सभी है, ठीक है, मान ले मैं अपने आप पे नहीं कह दूं, मान लो मैं कुम्हार हूं, तो मेरे पुरखों ने कुम्हार वाला काम किया, मिट्टी से काम किया। कुम्हार की खासियत क्या हो है, वो जिंगा भी जावेगा माटी देखेगा किसी है नहीं, सारी नजर माटी पे पड़ा है। जो दांत का काम करता होगा बंदा, वो आदमी हंसता है देखेगा इसके दांत नकली चट रहे, दो या ठीक करने पड़ेंगे। जो वकील होगा वो न्यू बाट में देखेगा कि इसका केस तो रहो, कोई सब रहेगा, पता कर ले इसका कोई गधा केस हो रहा हो, तुम्हारा काम है जाए। कोई ऐसा होगा, मतलब जो जो काम करता है ना, उसको कुदरती उस चीज की समझ हो जाएगी, तो उसका सारा ध्यान उस पर रहता है। अब कुम्हार के बाप ने भी यही काम किया, उसके बाप ने भी यही किया, उसके बाप ने भी यही किया, तो जो उसके दादा ने सीखा था कभी, उसका जो ज्ञान है वो उसके डीएनए में आ जाता है सारा। आपका डीएनए आपके बारे में सारी जानकारी स्टोर करके रखता है। तो जब आपका बच्चा पैदा होता है तो मां और बाप दोनों का डीएनए लेकर पैदा होता है। वो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, वो एक मां का एक बाप का, वो दोनों से पैदा होता है, तो उनकी दोनों की वंशावली का पता उस बच्चे से चल जाएगा। यानी उस बच्चे के पास उन 2 परिवारों का नॉलेज है। इसीलिए कुम्हार के घर में कुम्हार की ही बच्ची अगर जाए, यानी कि मैन्यू निकंदा जो, अगर मैं जाट हूं और मान लो मैंने सलून खोल लिया बाल काटना, इब तम बाल कटवाना होगा तो घर तो नहीं बताओगे मारी नाई का जाऊं बाल कटवाना, मैं तो नाई हो गया, समझ गए ना। तो जो कुम्हार का घर है, जो गडरिये का घर है, अब गडरिया का मान लो बकरी बंध रही और उनका बैद है कोई बाणिये की छोरी शहर में तय, उन्हें तो बांस आवेगी जानते बकरिया की मिंगण में तय, और तो कि कहां मुझे गंद में फेंक दिया, और मैं गडरिये नु कहेंगे मान तो को नहीं आंदी भाई। मतलब कहने का यह, इसीलिए इंटरकास्ट मैरिज इसलिए खतरनाक है कि जो डीएनए आ रहा है, सरकार आपको इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन यह बहुत गलत है। जाति जन्म से नहीं, जो काम करते हैं, यानी अगर जाट का बालक कमार का काम करता हो और वो कमार की बालक के, कमार की बच्ची के ब्याह कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। कमार का काम करता हो तो, काम वो ही करता हो तो, काम वो कुछ और कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है, तो उन दोनों परिवारों को काम करने का तरीका ही नहीं पता है। किसी के रीति रिवाज, मतलब बिहार में किसी और टाइप के है, हिमाचल में किसी और टाइप के, हरियाणा वाले का हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से चलना पड़ेगा। छोरी ने कहोगी क्यों चलना पड़ेगा, मैं तो हिमाचल के रीति रिवाज लाऊंगी, वो पंगा हो गया सारा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा कानून बनाया कि इंटरकास्ट मैरिज ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो, ताकि आपका डीएनए क्रॉस होता रहे और आप संकर औलाद बनते रहो, यानी खच्चर बनते रहो, समझ गए ना। इंटरकास्ट मैरिज से जो बच्चा पैदा होगा वो खच्चर है, समझो, ना वो गधा है ना वो घोड़ा है। अब जो खच्चर खच्चर हो जाएंगे, अब उसका डीएनए तो बचा नहीं, अब डीएनए नहीं बचा तो नॉलेज नहीं बचा, नॉलेज नहीं बचा
तो आगे पीढ़ी को, संसार को कैसे लेके जाएगा? तो हमारे पुरखों के पास सारा नॉलेज है ऊपर से नीचे तक का। तो हमारे लोगों के पास खेती किसानी का समझ पहले से है। हमारा बच्चा शहर में जाके अगर फास्ट फूड खाना चालू कर देगा, वैक्सीन से लगवा लेगा, इंटरकास्ट मैरिज कर लेगा, तो उसकी जो औलाद होएगी उसने खेती आवे नहीं। और अगर वो उन्हीं परिवारों को लेके चलता रहेगा तो चाहे वो खेती करो चाहे ना करो, उसके खून में खेती है। इसीलिए ये डीएनए को खराब करना चाहते हैं कि आपका पुश्तैनी काम आप छोड़ दो और नया काम आपको ये सीखने नहीं देंगे, क्योंकि पढ़ ले तो अब एक टाइम पे आपको इनके ऊपर निर्भर होना पड़ेगा और पूरा समाज टूट जाएगा। तो पूरे समाज को जोड़ने के लिए समझ वाली बात आपको सामने लानी ही पड़ेगी। साइंटिफिक तरीके से कुदरत को कैसे बचाना है, बच्चों को कैसे बचाना है, नई पीढ़ियों को कैसे बचाना है, वो सारा समझ का रोड़ा है। आप में से, क्योंकि आज की इस मतलब ट्रेनिंग के अंदर, इस ट्रेनिंग में 45वीं ट्रेनिंग में जाके हमारे पास जो है वह 51 महिलाएं जो हैं वहां आ गई, हमारी माताएं बीच में आ गई। तो ये एक शानदार बात है। कैथल वालों के लिए जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। और इसीलिए हमने फिर डॉक्टर पूनम को बुलाया है। डॉक्टर पूनम यहां पर हैं, इनका काम किस चीज के ऊपर है कि भाई जो नेचुरल तरीके से जो जन्म है बच्चे का, वो हम अपने परिवारों में कैसे प्रिजर्व करें आने वाले टाइम में। क्या एक्सरसाइज ऐसी हो जो कि आपको, जैसे डॉक्टर तो बेड रेस्ट बोलेगा, बेड रेस्ट का तो मतलब जो है कि बस न्यू समझो नास्य होगा बेड रेस्ट का तो मतलब, ठीक है नहीं। बाकी आप लोगों को मोर्चे को सहयोग करने के लिए और इस कार्यक्रम के लिए भी जो किताब है वो मैंने बता दी थी, वह आई गई है, उसको आपने मिले जाएगी। तो इसमें क्या चीज की ध्यान रखनी है वो डॉक्टर पूनम बताएंगी आपको भोजन के बाद। और आप सारे के सारे लोग जितने भी आप हैं, आपको मैं सेशन लूंगा अभी, डॉक्टर पूनम के बाद सेशन लेंगे हम, कि जब आप गांव में जाओगे तो अलग अलग तबके जो हैं, यानी गांव में तबके 4 तबके मेन हैं। एक तबका है जो खेती करता है, एक तबका है जो बिजनेस करता है, यानी दुकानदारी है, या कोई अपना खेत, अपना कोई दुकान करता है, या कोई मिस्त्री पने का काम कर रहा है, वो दुकानदार है। एक तबका है जो खेती हो गया, दुकानदारी हो गया। तीसरा तबका है जो मजदूरी करता है। और चौथा तबका कौन सा है? नौकरी करने वाला। चौथा तबका है जो नौकर है। नौकर तो खैर आदमी को नहीं होता है, नहीं, नौकर तो आदमी नहीं होता। वो तो अपने आप कह देगा, बोला भाई तुम मान भाईचारा, या दूसरी बात निकोगा भाई मैं तो नौकर हूं, और तू मानस तो होगा, बोला ना मैं तो नौकर हूं। वो तो नौकर है। नौकर तो खैर चल, फिर भी नौकर से भी करांगे बात, भाई तेरे बालक भी बचावांगे, बालक तो उसके भी हैं सौरे गए, बालका की तो कोई गलती नहीं। हाँ, बेरोजगार का वह भी मानस को नहीं हो भी बेरोजगार वाले तो आप सारा काम करांगे उनके लिए दिए। तो आप सारों के लिए बात करेंगे। अभी आपने भोजन पे जाने से पहले महावीर भाई भी अपनी बात रख लेंगे, अपनी जो भी आपको संदेश दें। कल को हम किसान यूनियन में जो मतलब आने वाले टाइम में जो संघर्ष है, अगर ऐसा होता है कि जो किसान नेता हैं आने वाले टाइम में, हम खेती किसानी बचाने की भी तो बात करें ना, तो ये किसाना ने अगर इकट्ठे कर लें तो अपने खेती वाले एक्सपर्ट जाकर उन्हें बता देंगे, पैदावार पूरी, खर्चा आधा, आमदनी डबल। मतलब हमारे पास तो सारा जुगाड़ है ना, हमारे पास गाहक भी हैं, हमारे पास समझाने वाले भी हैं, खेती भी कर देंगे। मान लो आप अपना एक मिशन ले लो कि हम किसानों को वो खेती करना सिखाएंगे जिसमें खर्चा आधा हो जाए और आमदन की गारंटी हो जाए फसल बिकने की, तो ही अपना संगठन अपने आप ही खुद चल पड़ेगा। तो आप सारे के सारे लोग एक तो गांव में जाकर के हमको क्या बात करनी है इस पर आप चर्चा करांगे, और डॉक्टर पूनम सेशन के इसके भोजन के बाद करेंगी। और आप एक बार नारे लगा के एक बार जोरदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा देंगे, ताकि आपके जोश खुल जाए, आपके होश खुल जाए। और भारत की हुंकार है, बोल नहीं लिख रहा, थक गए, इसका मतलब मैंने पका दिए भाई तुमने। ओहो, भारत की हुंकार है, जोर जुल्म की टक्कर में
हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। एक बार